अच्छा, अब हमने क्या कर दिया, रिसेप्टर्स ने फेगोसाइटिक रिसेप्टर के साथ रिकॉग्निशन हो गई, ठीक है, मतलब कि अटैचमेंट हो गई। अब इंगल्फमेंट होनी है। कह रहे हैं कि जब फेगोसाइट रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग हो गई है तो अब क्या होना है, साइटोप्लाज्म एक्सटेंड होगा और सूडोपोड्स बनाने लगेगा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेस ऑफ। और फिर क्या होगा, देखें इस तरह से ये एक फॉर एग्जांपल पिंच ऑफ हो गया, ठीक है। तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होगा, वो भी इसी की तरफ इस तरह से पिंच करेगा इसको, ठीक होगी बात। साइटोप्लाज्म, अब जाहिर सी बात है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ है, साइटोप्लाज्म तो अंदर की तरफ है ना। अगर मैं कहूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शायद मैं फजूल चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इतनी बेसिक चीज़ तो सबको पता ही होती है। तो अगर साइटोप्लाज्म इस तरह से होगा तो लाजमी बात है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पिंच होगी, है ना। एनीवेज, और इस तरह से क्या होगा, एक साइटोसोलिक वेसिकल बनेगा और एक टाइम आएगा कि एक साइटोसोलिक वेसिकल बनकर बाहर आ जाएगा, जिसे हम फेगोसोम कहेंगे। दैट इनक्लोज द पार्टिकल, और वो क्या हो, उसके अंदर क्या होगा, पार्टिकल इनक्लोज होगा, ठीक है। द फेगोसोम देन फ्यूजेज विद द लाइसोसोम, और फिर वो आके कहाँ पर अटैच हो जाएगा, लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाएगा, रिजल्टिंग इन द डिस्चार्ज ऑफ लाइसोसोमल कंटेंट्स इनटू द फेगोलाइसोसोम। और फिर नतीजे में क्या होगा कि भाई जो भी लाइसोसोमल कंटेंट है ना, लाइसोसोमल कंटेंट, वो सारा चला जाएगा फेगोलाइसोसोम में। फिगर 3.7 एक दफ़ा देख लेते हैं कि देखो, जब ये फेगोसोम, जब ये बाहर निकल आया, एक फेगोसोम बन गया, ठीक है। अब लाइसोसोम के साथ आ गया, आके फॉर एग्जांपल फ्यूज़ हो गया, फ्यूजन ऑफ फेगोसोम विद लाइसोसोम हो गया। तो अब जो भी लाइसोसोम का कंटेंट था वो फेगोलाइसोसोम में आ जाएगा, फेगोलाइसोसोम में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी। देखें, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फेगोसाइट ऑल्सो मे रिलीज सम ग्रेन्यूल कॉन्टेंट्स इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। अब इस प्रोसेस के दौरान फेगोसाइट क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ग्रेन्यूल कंटेंट्स रिलीज़ करते जाएंगे, कहाँ पर, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, बाहर की तरफ, ठीक है। देयर बाय डैमेजिंग इनोसेंट बाय स्टैंडर्ड नॉर्मल सेल्स। अब ये आसपास के जो भी सेल्स होंगे वो भी बेचारे क्या हो जाएंगे, डिग्रेड होंगे, उन्हें भी कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचेगा, डैमेज होंगे, ठीक है। तभी हम इसे कोलैटरल डैमेज कहते हैं ना, कि ये सब काम के दौरान कोलैटरल डैमेज तो होती रहती है। अब क्या है, इंट्रासेलुलर डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स, टॉपिक यहीं ख़त्म हो गया, ठीक है, मतलब कि ये यहाँ आ गया। अब जब हमने इंगल्फ किया ना, तब तो हमने ये पढ़ा था कि भाई इंगल्फमेंट हुई है। अब थर्ड क्या होना है, डिस्ट्रक्शन हो रही है इंट्रासेलुलर ऑफ माइक्रोब्स एंड डेब्रिस, ठीक है। द किलिंग ऑफ माइक्रोब्स एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंजेस्टेड मटीरियल्स। अब जो इंजेस्टेड मटीरियल है वो या तो क्या होगा, डिस्ट्रक्ट होगा, किल होगा बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। कैसे होता है, रोज से होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ से होता है, जिसे हम रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स भी कहते हैं। रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ मैनली ड्राइव फ्रॉम नाइट्रिक ऑक्साइड। दूसरा ये किससे होता है, रोज के अलावा नाइट्रोजन, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ से होता है, RNS से होता है, ठीक है, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड से ड्राइव हुआ। और तीसरा होते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स से, सही है। ये इन चीज़ों से होते हैं। देखें, एक तो ये हमने पूरा लाइसोसोमल एंजाइम का देखा, दूसरा हमने बोला कि भैया रोज से भी होता है, ठीक है, तीसरा हम ये कह रहे हैं कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड से, ठीक है ना। हमने 3 तरीके देखे, एक तो या तो रोज से होगा, मतलब ऑक्सीजन स्पीशीज़ से होगा, ठीक है, दूसरा या तो फिर नाइट्रिक ऑक्साइड से डेवलप हुआ जो उससे होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड से डेवलप हुआ उससे होगा, दूसरा क्या किससे होगा, तीसरा लाइसोसोम से होगा। ओके जी, तो ये 3 तरीके हैं इसको डिस्ट्रक्ट या किल करने के। फिर हमने कहा दिस इज़ द फाइनल स्टेप इन एलिमिनेशन। अब ये फाइनल स्टेप है कि आप एलिमिनेट करते हो इन्फेक्शियस एजेंट को और नेक्रोटिक सेल्स को। द किलिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड एलिमिनेशन ऑफ डेड सेल डेब्रिस विद न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस अकर मोस्ट एफिशिएंटली आफ्टर देयर एक्टिवेशन। वही दोबारा से बात कि भाई ये सब काम जो हो रहा होता है वो उनके एक्टिवेशन के बाद होता है, ऐसे नहीं होता। ऑल दीज किलिंग मैकेनिज्म्स आर नॉर्मली सिक्वेस्टर्ड इन लाइसोसोम्स टू विच फेगोसाइटोज मटीरियल्स आर ब्रॉट। कह रहे हैं ये सारे मैकेनिज्म्स जो हैं वो नॉर्मली एक दूसरे के मतलब कि एक सीक्वेंस से चले होते हैं लाइसोसोम्स में, टू विच फेगोसाइटोज मटीरियल्स आर ब्रॉट। और फिर उनके भी क्या होता है, उनकी तरफ फेगोसाइटोज मटीरियल्स को लाया जाता है, ठीक है। ये सारे मैकेनिज्म्स कहाँ हो रहे होते हैं, लाइसोसोम्स में हो रहे होते हैं। फिर फेगोसाइटोज मटीरियल्स को लाइसोसोम्स की तरफ लाया जाता है, ऐसे तो पढ़ा हमने। 10 पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंसेज आर सेग्रीगेटेड। तो फिर क्या होता है कि भाई हम हार्मफुल सब्सटेंसेज को अलग कर देते हैं सेल के साइटोप्लाज्म से और सेल के न्यूक्लियस से, टू अवॉइड डैमेज टू द फेगोसाइट, ताकि फेगोसाइट को डैमेज ना हो वाइल इट इज़ परफॉर्मिंग इट्स नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। मतलब फेगोसाइट को अफेक्ट ना हो, तभी वो क्या करते हैं कि हार्मफुल सब्सटेंसेज को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से अलग करते हैं, ठीक है, अपना वो फंक्शन सही से परफॉर्म कर सके तभी उन्हें अलग करते हैं। अब जो भी ये चीज़ें, एक तो लाइसोसोम का तो हमने पढ़ लिया, अब हम रोज़ का पढ़ेंगे कि भाई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्या हैं।
ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द रैपिड असेंबली एंड एक्टिवेशन ऑफ अ मल्टी कॉम्पोनेंट एंजाइम। कह रहे हैं कि ये कैसे बनते हैं, एक्टिवेट होते हैं एक मल्टी कॉम्प्लीमेंट एंजाइम से, मल्टी कॉम्पोनेंट एंजाइम से, जिसे जो है फेगोसाइड ऑक्सीडेज, जिसे हम NADPH ऑक्सीडेज भी कहते हैं। तो सिंपल अगर हम वर्ड्स में बोलें तो हम बोलेंगे भाई फेगोसाइड ऑक्सीडेज जो है वो प्रोड्यूस करता है रोज़ को, ऐसा ही है। विच ऑक्सीडाइजेस, अब ये फेगोसाइड ऑक्सीडेज क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है NADPH को, रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कि ये रिड्यूस्ड फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड का। एंड इन द प्रोसेस रिड्यूसेस, और इसी प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है टू द सुपर ऑक्साइड एनाइन, ठीक है। अब पूरा एक प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे बनता है। कह रहे हैं रोज़ प्रोड्यूस कैसे होता है, फेगोसाइड ऑक्सीडेज की मदद से। फेगोसाइड ऑक्सीडेज क्या करता है, NADPH बनवाता है, को ऑक्सीडाइज़ करता है, जो कि रिड्यूस फॉर्म है उसको ऑक्सीडाइज़ करवाता है। दूसरा क्या करता है, ऑक्सीजन को भी रिड्यूस करता है सुपर ऑक्साइड एनाइन में, O2 नेगेटिव में, ओके। इन न्यूट्रोफिल्स दिस ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस टाइटली लिंक्ड टू, अब अगर हम न्यूट्रोफिल्स के अंदर रोज़ की के हवाले से बात करें तो कह रहे हैं कि ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस न्यूट्रोफिल के अंदर टाइटली लिंक होते हैं फेगोसाइटोसिस से, मतलब ये फेगोसाइटोसिस ही हो रही होती है सिंपल वर्ड्स न्यूट्रोफिल्स के अंदर, ऐसा ही होगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी बर्स्ट, और उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी बर्स्ट, मतलब वो प्रोसेस जो न्यूट्रोफिल्स में हो रहे होते हैं फेगोसाइटोसिस से लिंक्ड होते हैं उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी बर्स्ट। फेगोसाइड ऑक्सीडेज इज एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स, फेगोसाइड ऑक्सीडेज क्या है, एक ऐसा एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्या होता है, एटलीस्ट 7 प्रोटीन्स होते हैं, एटलीस्ट 7 प्रोटीन्स। देखिए ऐसा लगा है कि अलग अलग पॉइंट्स है, बस वो पॉइंट्स जोड़ जोड़ के बता रहे हैं कि रोज़ क्या है, कैसा है, क्या करता है, कैसे बनता है, ठीक हो गया। इन तो ये रट्टा है, और मुझे लगता है कि ये रट्टा सिर्फ इसलिए कि BCQs निकल जाएंगे। इन रेस्टिंग न्यूट्रोफिल्स, अगर न्यूट्रोफिल्स भाई बहुत ही ठीक ठाक अपनी दुनिया में घूम रहे हैं तो क्या है, उनमें क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एंजाइम्स आर लोकेटेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्म। तो भाई जो भी कंपोनेंट्स हैं ना एंजाइम के, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक होगी बात, इन रिस्पॉन्स टू एक्टिवेटिंग स्टिमुलाई। लेकिन अगर जब एक स्टिमुलाई आता है तो साइटोसोलिक प्रोटीन, जो साइटोसोल के प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांसलोकेट हो जाते हैं टू द फेगोसोमल मेम्ब्रेन। वैसे वो क्या थे, आराम से साइटोसोल में थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थे, ठीक है, लेकिन जब स्टिमुलस आ गया तो वो ट्रांसलोकेट हो गए फेगोसोमल मेम्ब्रेन के अंदर, वेयर दे असेंबल एंड फॉर्म द फंक्शनल एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और वहाँ पर वो मिलके क्या करते हैं, एक फंक्शनल एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दस द रोज आर प्रोड्यूस्ड विद इन द फेगोलाइसोसोम, मतलब कि रोज़ कैसे बनता है, कहाँ बनता है, फेगोलाइसोसोम में। अब देखें, जब रोज़ नहीं था, ठीक है, जब रोज़ नहीं था तो उससे पहले की बात हमें बताई कि भाई वो बिल्कुल ठीक ठाक अपनी धुन में न्यूट्रोफिल्स थे, और फिर उनके जो एंजाइम्स थे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थे और साइटोप्लाज्म में थे। फिर जब स्टिमुलाई आया तो साइटोसोलिक पैटर्न इस तरह का हो गया कि कंपोनेंट्स ट्रांसलोकेट हो गए, प्रोटीन कंपोनेंट्स ट्रांसलोकेट हो गए फेगोसोमल मेम्ब्रेन में, ठीक हो गया। फिर वो आपस में मिलकर एक फंक्शनल एंजाइम बनाते हैं, तो इस तरह से रोज़ प्रोड्यूस हो जाते हैं फेगोलाइसोसोम में, वेयर दे कैन एक्ट ऑन इंजेस्टेड पार्टिकल्स विदाउट डैमेजिंग द होस्ट सेल। अब ये रोज़ क्या करते हैं, सिर्फ इंजेस्टेड पार्टिकल पे एक्ट करते हैं, वो होस्ट सेल को कोई इफेक्ट नहीं करते। जबकि ऑक्सीजन जो हमने सुपर ऑक्सीडेटिव एनाइन बनाया था, वो जो बना था ना, वो जो प्रोड्यूस हुआ, इज़ देन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्योंकि हमें पता है कि भैया हाईली रेडिकल है, हाईली क्या है, रिएक्टिव है, DNA को भी कर सकता है इफेक्ट, ठीक है, फिर कोई म्यूटेशंस बना सकता है, तो ये रेडली कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन परऑक्सीडेज में, मोस्टली बाय स्पॉन्टेनियस दिस म्यूटेशन, ठीक हो गया। अ प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अच्छा, अब ये तो मतलब थोड़ा बायोकेमिस्ट्री की अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप समझ सकते हो कि भाई कैसे साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होता है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, और इस तरह से खैर आपका H2O2 बन गया, आप ना किसी भी ख़तरे से बाहर आ गए। फिर H2O2 क्या है, इज़ नॉट एबल टू किल माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स को तो किल कर ही नहीं पाता एफिशिएंटली बाय इटसेल्फ। हाउएवर द एज़ूरोफिलिक ग्रैन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स कंटेन द एंजाइम माइलोपेरोक्सीडेज। कह रहे हैं अब भाई H2O2 इतना काबिल नहीं है कि वो माइक्रोब को किल कर सके, तो क्या होता है कि जो एज़ूरोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स के, उनके पास होते हैं माइलोपेरोक्सीडेज, जिनके मौजूदगी में विच इन द प्रेजेंस ऑफ हैलाइड। अब ये माइलोपेरोक्सीडेज हैलाइड मतलब कि क्लोराइड आयोन्स हो गए, जो भी 7th ग्रुप के होते हैं उसे हैलाइड कहते हैं ना। अच्छा,
अब हैलाइड जो हैं उनकी मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाता है H2O2 टू हाइपोक्लोराइड। अब देखें, हमें पता है कि H2O2 भी एक बेसिसिटी कॉज कर सकता है, ठीक है। अब इससे भी हमने प्रिवेंट करना है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई H2O2, अब खैर यहाँ से तो हम सिर्फ अभी तो हम हैं पैथोलॉजी के अंदर, तो हमें पता है कि H2O2 क्या कर रहा है, माइक्रोब को किल नहीं कर पा रहा। माइलो पेरोक्साइडेज तो मौजूद है, लेकिन उसके लिए भी हैलाइड का होना ज़रूरी है। अब हैलाइड की मौजूदगी में माइलो पेरोक्साइडेज क्या करता है, H2O2 को हैलाइड के साथ रिएक्ट करवा देता है और फिर इस तरह से आपके पास क्या बन जाता है, हाइपोक्लोराइड बन जाता है, OCl2 बन जाता है। ठीक होगी बात। The active ingredients in household bleach. The latter is a potent antimicrobial agent. अब ये जो हाइपोक्लोराइड है ये एक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है that destroys microbes by halogenation। या halogenation मतलब कि क्लोराइड को यूज़ करके क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रोब्स को। इन विच द हैलाइड इज बाउंड कोवेलेंटली टू सेलुलर कॉन्स्टेंट। अब इसमें हैलाइड को यूज़ करता है ना, मतलब कि हैलाइड इसका जो क्लोराइड है फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर, तो वो क्या करता है, इस हैलाइड को कोवेलेंटली सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के साथ, सिंपल वर्ड्स में सेल के साथ बाइंड कर देता है। देखें, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स हैं कि भाई अगर आप बस एक आपकी क्लियर हो कि रोज़ किस तरह से काम कर रहा होता है, ठीक होगी बात, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अच्छा, या फिर क्या होता है, एक तो ये हो गया कि भाई H2O2 काम नहीं कर पा रहा, तो आपने क्या किया, माइलो पेरोक्साइडेज की मदद से ये हाइपोक्लोराइड बनवा दिया और फिर हमने किल कर दिया। लेकिन या तो ये होता है ऑक्सीडेशन हो रही होती है प्रोटीन्स की एंड लिपिड्स की, हमने किल तो करना है ना, अगर ऐसे नहीं तो वैसे। अब हम चाह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से भी हो जाए,